हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजय और हम इस वीडियो को लेके आए हैं क्योंकि ये वीडियो पिछले वाली वीडियो का एक कंटिन्यूएशन है। पिछले वाले क्लास का एक कंटिन्यूएशन है। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स क्या होते हैं, सरफेस का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, किस तरह के बेसिक फिगर्स को हमें ध्यान में रख करके क्वेश्चन करने होते हैं। और लास्ट क्लास में हमने जिस तरह के फिगर को पकड़ा था वो था कोन, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में कुल मिलाकर के दो ही फिगर है, ठीक है ना? तीन ही फिगर है। एक है तुम्हारा कोन और बाकी दो है तुम्हारा स्फेयर एंड हेमिस्फेयर। तो आज की क्लास में हम लोग स्फेयर एंड हेमिस्फेयर को कंटिन्यू करेंगे। बाकी अगर आपको कोन को डिटेल में पढ़ना है तो आप नीचे दिए हुए लिंक में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हो और कोन को पूरी तरह से शुरू से लेकर के एंड तक रिवाइज कर लेना, क्योंकि उसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही डिस्कस किया गया है। तो एक बार जरूर कॉपी पेन उठाओ और जाकर उसको पूरी तरह से रिवाइज कर डालो। आज की क्लास में सिर्फ हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? स्फेयर के बारे में। लेकिन स्फेयर के बारे में पढ़ने से पहले ना हम लोग कुछ बेसिक्स जान लेंगे। कहाँ गए? ठीक है जी। आइए कुछ बेसिक्स जान लेते हैं। बेसिक्स बोलने का मेरा मतलब है ये कि हम लोग जानेंगे कि स्फेयर क्या होता है, हेमिस्फेयर क्या होता है, ठीक है ना? कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फेयर में क्या होता है, वॉल्यूम क्या होती है, ठीक है ना? ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग स्फेयर से। स्फेयर देखने में कैसा होता है भाई? स्फेयर स्फेयर की जैसा और क्या, ठीक है ना? थोड़ा सा इसको टचअप देने के लिए मैं ये बनाता हूँ ताकि ये थोड़ा सा 3D लगे। तुम भी कर सकते हो अगर तुम्हें आता हो तो। बच्चों ये वाला पार्ट इसका रेडियस है तो ये वाला पार्ट भी इसका रेडियस ही होगा। तो ये टोटल पार्ट क्या होगा? ये टोटल पार्ट डायमीटर होगा। ठीक है कि नहीं है? अच्छा, अब हमें दो चीजें पता लगानी है। सबसे पहला, देखो मैंने जैसे बताया था हर फिगर के पास ना दो तरह का सरफेस होता है। एक होता है इसका टोटल सरफेस एरिया, एक होता है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। तो तुम देख के बताओ कि यार इसके पास टोटल कितने हैं और कर्व्ड कितने हैं। तो थोड़ा सा अगर तुम ऑब्जर्व कर पाओ ना तो भाई इसका टोटल और कर्व्ड दोनों एक ही है। ऐसे करोगे तो टोटल सरफेस एरिया, ऐसे करोगे तो क्या कहते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। यानी कि देखा जाए तो एक कोन के पास ना दो तरीके का सरफेस होता है, एक उसका कर्व्ड सरफेस, एक उसका फ्लैट सरफेस। लेकिन इसके पास ना कुल मिलाकर के एक ही सरफेस है और वो यही वाला सरफेस है। अब तुम इसको जो बोलना चाहो बोल लो। तुम इसको टोटल बोलना चाहो टोटल सरफेस एरिया बोल लो, कर्व्ड बोलना चाहो कर्व्ड सरफेस एरिया बोल लो, सिर्फ सरफेस एरिया बोलना चाहो सिर्फ सरफेस एरिया बोल लो। तो ना ही हम इस चैप्टर में इसको टोटल बोलेंगे ना ही इसको कर्व्ड बोलेंगे। हम लोग इस चैप्टर में इसको सिर्फ सरफेस एरिया के नाम से ही बुलाएंगे। एंड यू नो व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर? The surface area of a sphere is 4 pi r square. Now volume, what is the volume? Volume is 4 by 3 pi r cube. तो बच्चों ये जो दो फॉर्मूले आप देख रहे हो, ये फॉर्मूले स्फेयर के सरफेस एरिया और वॉल्यूम को दिखाता है, ठीक है ना? आई होप कि आपको ये दोनों फॉर्मूले आराम से समझ में आ गए होंगे, ठीक है कि नहीं है? अब हम पढ़ते हैं दूसरे फिगर के बारे में। इसका नाम है हेमिस्फेयर। अब ये हेमिस्फेयर क्या हो गए? तो हेमिस्फेयर भाई आधा ही स्फेयर होता है और क्या। दिखा कि नहीं? गलत बन गया। ठीक है बच्चों, ये जो कटोरी सी आपको दिखाई दे रही है यही है हमारा हेमिस्फेयर, जिसमें कि ये वाला पार्ट हमारा है रेडियस। ऑब्वियसली ये वाला पार्ट भी हमारा रेडियस ही माना जाएगा, ठीक है कि नहीं है? अच्छा, अब दिमाग लगाना, जैसे कि मैंने कहा था कि एक स्फेयर के पास एक ही सरफेस होता है, लेकिन एक हेमिस्फेयर के पास ना दो सरफेस होते हैं। एक तो उसका ये कर्व्ड सरफेस होता है और एक उसका ये फ्लैट सरफेस होता है। तो अगर आप ये कर्व्ड और ये फ्लैट दोनों को ऐड कर दो तो इसके पास कुल मिलाकर के दो सरफेस एरिया है, ठीक है ना? कर्व्ड सरफेस एरिया और फ्लैट सरफेस एरिया। तो यानी कि इसके पास जरूर दो तरीके का सरफेस एरिया होगा। एक इसके पास टोटल सरफेस एरिया होगा और एक इसके पास एक कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके टोटल सॉरी इसके कर्व्ड सरफेस एरिया की। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कौन सा होगा? जो इसका कर्व्ड होगा। तो बच्चों अगर टोटल 4 पाई आर स्क्वायर होता है तो फिर आधा कितना होगा? आधा तो 2 पाई आर स्क्वायर होगा ना। और मैं टोटल क्यों कह रहा हूं? क्योंकि टोटल मिलाएंगे तो ये बन जाएगा स्फेयर, लेकिन ये पूरा स्फेयर थोड़ी है, ये तो हेमिस्फेयर है। तो ये हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, तो आधा कितना होगा? ये 2 पाई आर स्क्वायर।
लेकिन अगर मैं इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा? टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको इसके सारे सरफेस को ऐड करना पड़ेगा बच्चों। सारे सरफेस में क्या क्या? कर्व्ड सरफेस और फ्लैट सरफेस। 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 पाई आर स्क्वायर। एंड व्हाट इज द वॉल्यूम? ऑफ कोर्स हाफ ऑफ द स्फीयर, यानी कि 2/3 पाई आर क्यूब। अब मैं तुमको ना एक कमाल की चीज दिखाता हूँ तुम्हें, इसको और इसको थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करना। अगर मुझे स्फेयर के बारे में कुछ जानना है, या फिर अगर मुझे हेमिस्फेयर के बारे में अगर कुछ जानना है, तो मुझे एक ही बात पता होनी चाहिए, और वो है क्या? रेडियस। मुझे सिर्फ रेडियस पता होना चाहिए। अगर मुझे रेडियस पता लग गया तो पूरा स्फेयर नाप दूंगा, पूरा हेमिस्फेयर नाप के दिखा दूंगा। लेकिन अगर रेडियस नहीं है तो भाई थोड़ा जुगाड़ करना पड़ेगा और रेडियस आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं है? तो ये थे हमारे बेसिक्स ऑफ स्फेयर एंड हेमिस्फेयर। ठीक है, बाकी तो क्वेश्चन ही बताएंगे हमारा क्या लेवल है। तो देखिए, कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फेयर whose surface area is 154 मीटर स्क्वायर। कह रहा है स्फेयर का आप रेडियस निकालिए, वो सब छोड़िए भैया, रेडियस निकालने में फोकस करिए। अगर आपको हम बता देते हैं कि उसका सरफेस एरिया कितना है 154 मीटर स्क्वायर, तो देखिए we have the surface area 154 meter square, sorry, centimeter square. We know the surface area is 4 pi r square. Then 4 pi r square is equals to 154, या फिर r square is equals to 154 upon में 4 pi, या फिर 154 upon में 4 into 22/7 which will go to up इन द न्यूमरेटर। अब इसको तुम चाहो तो काटापिटी कर सकते हो कैसे भी करके, जैसे कि 22 से वही कट जाएगा 7 वाली में। 49/4 आर स्क्वायर, स्क्वायर हट क्या लगेगा? रूट। तो 49 का रूट होता है 7, 4 का रूट होता है 2, तो बच्चों रेडियस निकल गया इसका 7/2। ठीक है ना? चाहो तो इसको यहीं पे रख सकते हो, या फिर आप इसको हाफ भी कर सकते हो, लेकिन भाई मेरे हिसाब से ये आंसर भी बड़ा बढ़िया लग रहा है, तो डेसिमल में करने की जरूरत है नहीं। अगला क्वेश्चन, the radius of a spherical balloon increases from 7 centimeter to 14 centimeter as air is being pumped into it. Find the ratio of the surface area of the balloon in the two cases. कह रहा है भाई दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो निकालिए। अगर बलून में एक बार जब हवा भरी गई तब वो 7 सेंटीमीटर तक फूल गई, जब एक बार और हवा भरी गई तो वो 14 सेंटीमीटर तक फूल गई, तो दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। तो लेट S1 इज द सरफेस एरिया ऑफ इनिशियल, मतलब पहला, और S2 इज द सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड, मतलब कि दूसरी बारी का। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई r1 का स्क्वायर 4 पाई r2 का स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई क्या क्या बचा? r1 का स्क्वायर अपॉन में r2 का स्क्वायर। बच्चों r1 अपॉन में r2 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से सुनना, r1 अपॉन में r2 यानी कि 7 अपॉन में 14, वैल्यू तो पता ही है हमें। तो सरफेस एरिया 1 सरफेस एरिया 2 7 अपॉन में 14 का होल स्क्वायर। अब कोई समझदार आदमी होगा तो स्क्वायर करेगा, कोई बेवकूफ होगा तो वो ऐसे काटेगा, 7 1 7 7 2 14, 1/2 का स्क्वायर, और 1/2 का स्क्वायर का मतलब हो गया 1/4 विच विल बी इक्वल्स टू 1:4। सरफेस एरिया 1 रेशियो सरफेस एरिया 2, बस काम खत्म, दिस इज द रेशियो। अगला क्वेश्चन, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। तो जो मून का डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर के अप्रोक्सीमेटली 1/4 के बराबर है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। तो बताइए उनके सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा? तो ये भी सरफेस एरिया का रेशियो डिमांड कर रहा है। तो कह रहा है कि भाई जो मून का सरफेस डायमीटर है, मून का डायमीटर लेट सपोज स्मॉल डी, एंड अर्थ का डायमीटर लेट सपोज कैपिटल डी, द स्मॉल डी इज 1/4 ऑफ द कैपिटल डी। ठीक है कि नहीं है? द डायमीटर इज एक्चुअली 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, ऑफ कोर्स दिस इज ऑल्सो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस बाय 4। अगर मैं 2 से 2 काट दूं तो द रेडियस अब is 1/4 ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ। या फिर आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, r अपॉन में कैपिटल R इज 1/4। अब इसको हम लोग यूज करेंगे रेशियो निकालते समय। किसका रेशियो निकालते समय? सरफेस एरिया का रेशियो निकालते समय। तो सरफेस एरिया ऑफ मून, सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, तो 4 पाई छोटा r का स्क्वायर 4 पाई बड़े r का स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कट गया, r अपॉन में बड़े R का होल स्क्वायर, या फिर 1/4 का होल स्क्वायर,
या फिर 1/16 विच विल बी इक्वल्स टू 1:16 सरफेस एरिया ऑफ मून सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। ठीक है जी, आया समझ में कि नहीं? रेशियो वाले क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं यार। A solid sphere of radius 3 centimeter is melted and then cast into smaller spherical balls, each of diameter 0.6. Find the number of small find the number of small spheres so obtained. अरे यार small sphere आना चाहिए था ना। ठीक है, अच्छा सुनिए मेरी बात। तो कह रहा है कि सॉलिड स्फेयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड देन कास्ट इनटू स्मॉलर स्फेयर। कह रहा है एक बड़ा स्फेयर था, उसको पिघलाया गया और पिघला करके छोटे छोटे स्फेरिकल बॉल्स में उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया। तुम ऐसे समझो कि आपके पास ना एक पानी का जग है और तुम्हारे पास ना 4 गिलास है। तो तुमने क्या करा, पानी के जग को, जग का जो पानी है तुमने 4 गिलास में डाल दिया, और 4 गिलास में डालने के बाद जग का पानी खत्म हो गया, पूरी तरह से खत्म हो गया और गिलास भी पूरी तरह से भर गया। इसका मतलब ये हुआ कि यार उस जग के अंदर कितना पानी था, 4 गिलास जितना पानी था। अगर मैं वो 4 गिलास को इकट्ठा करके वापस से पानी अगर जग में डाल दूं तो जग वापस से पूरा भर जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि द वॉल्यूम ऑफ वन जग इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स, ठीक है ना, या 4 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ ग्लास। क्लियर है कि नहीं है? अच्छा यहाँ पे हुआ क्या, इस प्रोसेस में हुआ क्या, इस प्रोसेस में एक वॉल्यूम ने अपनी शेप बदल के 4 वॉल्यूम में ट्रांसफॉर्म कर दी, और 4 वॉल्यूम जब कंबाइंड हुए वो मिला करके एक वॉल्यूम बना लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर असल में हुआ क्या है वो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर असल में चेंज ऑफ शेप हुआ है। एक बड़ा जग पहले ग्लास के 4 शेप में ढल जाता है, और फिर ग्लास के 4 शेप को वापस अगर आप जग में डाल दो तो वो जग का शेप ले लेता है। यानी कि हियर ओनली द शेप चेंजेस। तो यहाँ पे क्या चेंज नहीं हुआ, यहाँ पर पानी की वॉल्यूम चेंज नहीं हुई है दोस्तों। समझ में आता है क्या हुआ, पानी की वॉल्यूम जो जग जितना जग में था उतना ही चारों गिलासों को मिला करके था। तो यानी कि हियर द वॉल्यूम इज कांस्टेंट बट द शेप इज चेंज। तो यहाँ पर भी वही होगा कि एक बड़ा स्फेयर ट्रांसफॉर्म हो गया, ठीक है ना, एक बड़ा स्फेयर ट्रांसफॉर्म हो गया कुछ छोटे स्फेयर्स में। अब दिक्कत वाली बात है कि यार हमें पता ही नहीं कितने सारे स्फेयर हैं। तो लेट सपोज द नंबर ऑफ स्फेयर्स बी एन, एन इज द नंबर ऑफ स्फेयर। अब इसका मतलब ये हुआ कि यार एक बड़ा स्फेयर इज इक्वल्स टू ये नंबर ऑफ सारे स्फेयर, ठीक है ना। एक बड़े स्फेयर की जो वॉल्यूम होगी वो इन सारे छोटे छोटे स्फेयर की वॉल्यूम के बराबर होगी। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फेयर। लेकिन दिक्कत क्या है, एक स्फेयर थोड़ी है, पता नहीं कितने सारे स्फेयर हैं। तो हमने तो मान लिया एन, अब एन क्वेश्चन के एंड में जो भी आए वही हमारा आंसर होगा। तो n मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, वेर n इज द नंबर ऑफ छोटे छोटे स्फेयर्स। ठीक है कि नहीं है? तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होता है 4/3 पाई बड़े आर का क्यूब, क्योंकि बड़ा स्फेयर है तो बड़ा रेडियस, छोटा स्फेयर है तो छोटा रेडियस। बड़े स्फेयर का जो रेडियस है वो है 3 सेंटीमीटर, छोटे स्फेयर का जो रेडियस है वो है 0.6 सेंटीमीटर। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा n टाइम्स ऑफ 4/3 पाई छोटे r का क्यूब, 4/3 से 4/3, पाई से पाई, और बचा यहाँ पर r क्यूब। अब यहाँ पे r क्या है तुम्हारा 3, तो ये 3 का क्यूब, तो हो जाएगा n टाइम्स ऑफ छोटे r का क्यूब यानी कि 0.6 का क्यूब। अच्छा इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें, तो ये 3 का क्यूब अपॉन में 0.6 का क्यूब इज इक्वल्स टू n। तो यानी कि 3 × 3 × 3 अपॉन में 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.6 बराबर n। अरे यार यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे करूँ अब, तो पॉइंट हटाते रहो, जीरो लगाते रहो। ठीक है कि नहीं है? तो 3 × 3 × 3 इंटू 0 अपॉन में कितना आएगा, 6 बराबर n। यार इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा अब। ठीक है ना, कट जाएगा, दोबारी में कट जाएगा, दोबारी में कट जाएगा, दोबारी में टूट जाए 4 फुट जाए 8। बहुत काटना पड़ रहा है। तो ये कट जाएगा 500 बारी में, ये कट जाएगा 250 बारी में, ये कट जाएगा 125 बारी में। तो यानी कि कुल मिला करके 125 छोटे स्फेयर में ट्रांसफॉर्म हो गया। ये समझ में आया कि नहीं आया? तो छोटे छोटे 125 स्फेयर बने हैं यहाँ पे। समझ में आया कि नहीं? अगला क्वेश्चन,
A right circular cylinder just encloses a sphere of radius r. Find surface area of the sphere, curved surface area of the cylinder, ratio of the area obtained in first and second. देखो क्या कह रहा है, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है वो, अरे यार ये दोबारा आउट ऑफ कंटेक्स्ट है ये, लेकिन चलो कोई बात नहीं। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, लेकिन उसने ना एक स्फेयर को ना एनक्लोज कर दिया गया, ऐसे ऐसे गले लगा लिया उसने स्फेयर को, ठीक है ना, ऐसे कि मतलब वो हिल नहीं पा रहा है। अब कहाँ कहाँ से गले लगाया, ऐसे करके तो पूरा स्फेयर कब्जा लिया, और ऊपर से भी स्फेयर को दबा दिया, यानी कि अब स्फेयर के पास ऊपर उठने की भी जगह नहीं है, साइड में हटने की भी जगह नहीं है। तो स्फेयर ना एकदम से एकदम एनक्लोज हो गया। और अगर वो एनक्लोज हो गया, यानी कि ऊपर से अगर उसको दबा दिया गया, तो उसकी हाइट एग्जैक्टली सिलेंडर के हाइट के बराबर आ गई। तो यानी कि जो ये स्फेयर की आपको हाइट दिख रही है वो एग्जैक्टली इस सिलेंडर की हाइट के बराबर ही है। इसको थोड़ा सा अच्छे कलर से दिखा देता हूँ मैं, ठीक है ना। तो ये स्फेयर की जो हाइट है वो एग्जैक्टली आपके सिलेंडर के हाइट के बराबर है। तो दिस हाइट इज इक्वल्स टू दिस हाइट, बट व्हाट डू यू नो व्हाट, द हाइट ऑफ द स्फेयर इज इक्वल्स टू इट्स डायमीटर, एंड डायमीटर इज 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। इसको मैं छोटा आर भी लिख सकता था, ठीक है कि नहीं है, यहाँ तो समझ में आ गया। अच्छा एक बात और, क्योंकि उसने इसको ऐसे भी एनक्लोज करा है, यानी कि ये भी इसका डायमीटर होगा, और ये तो हमारे सिलेंडर का डायमीटर तो है ही, तो यानी कि ये हमारा डायमीटर हो गया और ये भी हमारा डायमीटर हो गया, यानी कि ये दोनों डायमीटर बराबर हो गए। तो इसका मतलब अब जो मैं समझ पा रहा हूँ वो है ये कि कि हाइट इक्वल्स टू डायमीटर एंड डायमीटर इक्वल्स टू 2r, ठीक है कि नहीं है। तो ये है, तो यहां से भी इसको एनक्लोज करा गया है, यानी कि जितना रेडियस एक स्फेयर का है, बस उतना ही रेडियस एक सिलेंडर का भी है, ठीक है कि नहीं बच्चों, यहाँ तो समझ में आ गया होगा तुम्हें। अब आपको क्या निकालना है, सबसे पहले सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर। तो सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर निकाल, मैं इधर ही फॉर्मूला लिख देता हूँ। सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर क्या होता है भाई, 4 पाई r स्क्वायर। दूसरा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, बच्चों सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 पाई r h। बट वी नो द हाइट इज इक्वल्स टू डायमीटर एंड डायमीटर इज इक्वल्स टू 2r। तो विच मीन्स 2 पाई r is 2 times of r, which means 2 to the 4 पाई r स्क्वायर। तो यानी कि जो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है वो भी 2 पाई r स्क्वायर के बराबर ही है। एंड रेशियो ऑफ द एरिया ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट एंड सेकंड में ऑब्टेन किया हुआ एरिया का रेशियो। तो फर्स्ट में आपने क्या ऑब्टेंड किया और सेकंड में आपने क्या ऑब्टेंड करा, उन दोनों का रेशियो बताइए। तो फर्स्ट में आपने क्या ऑब्टेंड करा, 4 पाई r स्क्वायर। सेकंड में आपने क्या ऑब्टेंड करा, 4 पाई r स्क्वायर। दोनों का रेशियो आपने क्या ऑब्टेंड करा, 1:1 ऑब्टेंड करा मैंने। तो ये काफी सिंपल क्वेश्चन है, आप दिमाग लगाना तो एक नंबर में आ सकता है आराम से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 27 सॉलिड, अच्छा ये तो वही वाला क्वेश्चन है। 27 सॉलिड आयरन स्फेयर ईच ऑफ रेडियस स्मॉल r, surface area capital R are melted to form a sphere with surface area s dash, find the radius r of the new sphere। देखो क्या कह रहा है, क्या है, छोटे छोटे कई सारे स्फेयर्स को पिघलाया गया, आर मेल्टेड, हमें नहीं पता कितने सारे, और पिघला करके क्या बना दिया गया, एक बड़ा स्फेयर। ये जो छोटे छोटे कई सारे स्फेयर है ना, इनका जो सरफेस एरिया है वो है s, इनका जो रेडियस है वो है r, लेकिन ये जो बड़ा स्फेयर है इसका जो सरफेस एरिया है वो है एस डैश, और इसका जो रेडियस है वो क्या है, वो है आर डैश। समझ में आया कि नहीं आया, एस डैश एंड आर डैश, आर प्राइम भी कह सकते हो, आर एस प्राइम भी कह सकते हो। तो आपको पता लगाना है कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ द न्यू स्फेयर, मतलब आपको नए वाले स्फेयर की रेडियस पता लगानी है, ठीक है ना। कैसे पता लगाएं, यहाँ पे कोई नंबर तो है नहीं। तो बच्चों कई बार ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं जहां पर आपके पास ना कोई भी नंबर आपके सामने फेंका नहीं जाता है, तो उस केस में आंसर कैसे निकालें। तो उस केस में जो आंसर है ना वो पता है कैसे निकलता है, जैसे कि आपको ये दिया हुआ है आर, ये दिया हुआ है एस, तो जो आपका आंसर निकलता है ना वो भी आर और एस के फॉर्म में ही निकलता है, मतलब वो कुछ ऐसे ही आंसर आते हैं, जैसे कि 3 टाइम्स ऑफ आर, 4 टाइम्स ऑफ आर, ऐसे करके निकलेगा। तो यहाँ पर आप कुछ ऐसा आंसर एक्सपेक्ट मत करना है कि भाई 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, ऐसा नहीं आने वाला। अगर इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है जहां पर आपको आर और एस करके एज अ साइड मेंशन किया हुआ है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर निकलेगा वो भी आर और एस के फॉर्म में ही निकलेगा।
लेकिन इसको करेंगे कैसे करके, तो दिमाग लगाना। अगर तुम्हें क्वेश्चन समझ में आया हो तो यहाँ पे ये कह रहा है कि यार 27 स्फेयर है, 27 स्फेयर को पिघला दिया गया और एक बड़ा स्फेयर बना दिया गया, यानी कि उस 27 स्फेयर ने अपनी शेप चेंज करके एक बड़े स्फेयर की वॉल्यूम यहाँ पे बना ली। और वो जो बड़ा स्फेयर यहाँ पर बना है, दिमाग लगाना मैं क्या कह रहा हूँ, जो बड़ा स्फेयर बना है और जो 27 स्फेयर हैं, उन दोनों की वॉल्यूम आपस में बराबर होगी। तो 27 की कंबाइंड वॉल्यूम बराबर में एक बड़े स्फेयर की वॉल्यूम, यानी कि बोथ हैव इक्वल वॉल्यूम्स। तो अब अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट इस्तेमाल करूं तो वो मैं लिख सकता हूं कि वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फेयर, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फेयर या फिर वॉल्यूम ऑफ बिग स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ बिग स्फेयर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फेयर्स। लेकिन यार बात यह है कि यार स्मॉल स्फेयर एक थोड़ी है, वो तो 27 है ना, तो 27 टाइम्स ऑफ, ठीक है ना, 27 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फेयर्स। समझ में आया था क्या? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ बिग स्फेयर? 4/3 पाई आर डैश का क्यूब। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फेयर? 27 मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई आर का क्यूब। तो बच्चों 4/3 से 4/3, पाई से पाई। नाउ आर डैश का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 27 आर क्यूब। तो बच्चों क्यूब से हटा करके क्यूब रूट लगा दो, क्यूब हटता है तो क्यूब रूट लगता है। तो बच्चों आर डैश किसके बराबर आया? तो बच्चों 27 जो है ना, वो क्यूब रूट होता है। 27 का क्यूब रूट क्या होता है? 27 का क्यूब रूट होता है 3। तो 27 का क्यूब रूट हुआ 3 और आर क्यूब का रूट हुआ आर। तो जो आर डैश हुआ वो किसके बराबर हुआ? 3r के बराबर। यानी कि जो बड़ा वाला स्फेयर है ना, बड़ा वाला स्फेयर, उसका जो रेडियस है वो छोटे वाले स्फेयरों के 3 गुने के बराबर है। यानी कि छोटे वाले का रेडियस अगर 10 सेंटीमीटर हुआ तो जो बड़ा वाला रेडियस बनेगा, बड़ा वाला स्फेयर बनेगा, उसका रेडियस 30 सेंटीमीटर होगा, 3 गुना ज्यादा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये इस क्वेश्चन का पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट है फाइंड द रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश। तो एस, ये क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, एस और एस डैश का रेशियो पता करना है। तो व्हाट इज द एस? सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल स्फीयर। तो 4 पाई आर का क्यूब, एस डैश मतलब 4 पाई आर डैश का क्यूब। तो 4 पाई से तो 4 पाई तो ऐसे ही कैंसिल, बचेगा क्या? आर क्यूब अपॉन में आर डैश का क्यूब। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, आर अपॉन में आर डैश का होल क्यूब। और अब आती है कमाल की बात, आर को तो आर लिख दो, लेकिन तुम्हें पता है जो आर डैश है वो 3 टाइम्स ऑफ आर के बराबर है। तो यानी कि एक आर से एक आर कटेगा और आपके पास सरफेस एरिया का जो रेशियो आएगा वो आएगा 1/3 का स्क्वायर, 1/9, which means the ratio of their surface area is 1:9 and hence the answer। आई होप कि आपको ये वाला पार्ट समझ में आया होगा, ठीक है ना? काफ़ी अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। ये रहा अगला क्वेश्चन। द रेडियाई ऑफ टू स्फेयर आर इन द रेशियो 1:2, फाइंड द रेशियो ऑफ द। अरे यार मेरे ख्याल से अब ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे लिए कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। दोनों स्फेयर का रेडियस का रेशियो दिया हुआ है तो उनके सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। तो S1 S2, ठीक है ना, रेडियस का रेशियो दिया हुआ है, यानी कि R1 रेशियो R2 दिया हुआ है 1:2। ये होता है 4 पाई R1 का स्क्वायर, ये होगा 4 पाई R2 का स्क्वायर, कट जाएगा ये वाला। तो R1 अपॉन में R2 का होल स्क्वायर, यानी कि 1/2 का होल स्क्वायर, यानी कि 1:4 इज द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। बड़े सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर, ठीक है ना, फ्रॉम इनसाइड इट वाज व्हाइट वॉश्ड एट द कॉस्ट ऑफ 498.96। इफ द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इज 2 रुपए पर स्क्वायर मीटर, फाइंड द इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम, वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम। देखो क्या कह रहा है, डोम क्या मतलब होता है कि बेसिकली गुंबद, मान लो आप गुंबद, ठीक है ना, जैसे ताजमहल होता है उसके ऊपर भी एक गुंबद लगा रहता है, ठीक है ना। और क्या होता है भाई, मतलब देखा होगा तुमने जो बड़े बड़े महल होते हैं उसके ऊपर ना ऐसे करके गुंबद लगा रहता है, तो उसका जो शेप होता है वो कैसा होता है कि रफली एक स्फेयर की तरह होता है, ठीक है कि नहीं है? ठीक है ना। तो जो स्फेयर है ना, स्फेयर, उस स्फेयर को ना पेंट करना है, सफेदी करनी है, व्हाइट कलर का पेंट करना है, व्हाइट वॉश करना है।
तो व्हाइट वॉश करने का जो खर्चा है वो टोटल खर्चा इतना पड़ा, काफी सस्ते में हो गया कि 498.96 इतना रुपया टोटल खर्चा आया है। और कितने रेट में आया है, जो जिस कारीगर ने उसको पेंट किया है उसने 2 रुपए पर मीटर स्क्वायर का खर्च रेट लिया है कि 1 मीटर स्क्वायर पेंट करेगा, यानी कि इतना एरिया पेंट करेगा और वो बोलेगा लाओ 2 रुपए दो, और 1 मीटर स्क्वायर पेंट करेगा, कह रहा लाओ 4 रुपए दो। तो ऐसे करके उसने पैसे कमा लिए। ये देखो बच्चों, मच्छर भाग गया यहाँ से, चल ठीक है ना। तो ऐसे करके उसने पैसे कमा लिए। कितने पैसे कमाए उसने? 498.96 रुपए कमा लिए उसने। अब कह रहा है कि बताइए इनसाइड सरफेस एरिया क्या होगा और वॉल्यूम क्या होगा। तो बच्चों इनसाइड सरफेस एरिया कैसे निकाला जाए, आपको बस एक छोटी सी चीज समझनी पड़ेगी। पैसा कहाँ लगा है और कितने रेट में लगा है और कितना लगा है। तो पैसा कहाँ लगा है? इनसाइड कर्व्ड सरफेस एरिया को पेंट करने में। कितना लगा है? 498.96। कितने रेट पे लगा है? 2 रुपए। तुम्हें लगता है इन तीनों के बीच में कुछ रिलेशन होगा? कहाँ लगा है, कितना लगा है, कितने रेट पे लगा है? बिल्कुल रिलेशन है। ये रहा रिलेशन। कहाँ लगा है? कर्व्ड सरफेस एरिया कितने रेट पे लगा है? 2 रुपए। और कितना लगा है? 498.96। तो बच्चों ये होता है रिलेशन। तो अगर आपको टोटल कॉस्ट निकालना है ना, तो आप पता कर लीजिए कर्व्ड सरफेस एरिया कहाँ लगा है पैसा और कितने रेट पे लगा है पैसा। तो आपको अपने आप ही कर्व्ड सरफेस एरिया मिल जाएगा। तो बच्चों टोटल कॉस्ट है मेरा 498.96 एंड व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया वी डोंट नो। ठीक है ना। लेकिन हाँ इतना पता है कि यार क्योंकि उसको अंदर से पेंट कर रहे थे, तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया कोई बाहर का नहीं है, ये असल में इनर कर्व्ड सरफेस एरिया है। ठीक है ना। तो इसको मैं थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूँ, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। अच्छा रेट क्या लगा है? रेट लगा है 2 रुपए पर मीटर स्क्वायर। ठीक है कि नहीं है? तो उसको अगर मैं नीचे भेजता हूँ और ये भी रुपए में ही है, तो 498.96, ठीक है ना, रुपया रुपया पर मीटर स्क्वायर। तो अब इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको पता है क्या मिलेगा? इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। अच्छा इसको काटना पड़ेगा, तो पहले तो रुपया से रुपया कटेगा, मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो हमारा मीटर स्क्वायर में आएगा। इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है ना। काट सकते हो आप इसे, 2 दूनी 4, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। तो ये 249.48 इतना मीटर स्क्वायर जो है वो उसका इनसाइड सरफेस एरिया है। ठीक है कि नहीं है? तो पहले पार्ट का आंसर तो आ गया हमारा। दूसरा कह रहा भाई इसकी वॉल्यूम निकालिए। कह रहा भाई वॉल्यूम निकालें, तो आप निकालते वॉल्यूम इसका। लेकिन जैसे आप इसकी वॉल्यूम निकालने जाओगे आप लोग को लगेगा झटका। 4/3 पाई r क्यूब। भाई वॉल्यूम निकालने के लिए क्या चाहिए होगा? रेडियस चाहिए होगा। रेडियस नहीं है। तो भाई रेडियस नहीं है तो फिर काम कैसे चलेगा? रेडियस नहीं है तो कोई बात नहीं, हम इससे काम चलाएंगे। लेकिन ये हमारी हेल्प कैसे करेगा? तो बच्चों वी हैव इनर कर्व्ड सरफेस एरिया 4 नहीं 249.96। ये है हमारा इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। पता है इनर कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? 4 पाई r स्क्वायर 249.96, या फिर आर स्क्वायर बराबर में 249.96 अपॉन में 4 पाई। अब आपको करना क्या है मालूम है? अब आपको बस इस आर स्क्वायर को थोड़ा सॉल्व करना है। ठीक है ना। कर पाओगे तो देख लेना, थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी यहाँ पे तुम्हारी। स्क्वायर हटा के रूट लगा देना भाई। तो आर स्क्वायर बराबर में जो भी आएगा सॉल्व करके वो तुम्हारा रेडियस माना जाएगा पहली बात तो, और वो भी मीटर में होगा। तो जैसे ही आपका रेडियस निकल जाता है बस आपको यहाँ पर पुट करके वॉल्यूम निकालनी है। देखो मैंने पहले ही कहा था कि स्फेयर हेमिस्फेयर के केस में आपको सिर्फ रेडियस पता होनी चाहिए और सब कुछ बहुत ईजिली निकल जाता है। तो यानी कि यहाँ पर बस आपको एक कैलकुलेशन करनी है छोटी सी, रेडियस निकाल कर बस वहाँ पे आपको पुट करना है। हाँ मैं आपको इतना रिकमेंड जरूर करूंगा कि यार आप यहाँ पे ना थोड़ी सी स्मार्ट कैलकुलेशन दिखाइएगा। ठीक है ना। देखना है कि यार नीचे अगर 100 बन रहा है, 1000 बन रहा है या 10 बन रहा है तो उसको रहने देना। ठीक है ना। क्योंकि उसका रूट वगैरह निकालना भी आसान ही होता है, एक तरह से डिवाइड करना भी उससे आसान होता है। तो बहुत ही सोच समझ के कैलकुलेशन करिएगा यहाँ पे। अगला, द डायमीटर ऑफ अ मेटेलिक बॉल इज 4.2। व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल बॉल इज 9.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो यार ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तीन चीजें होती हैं, एक होता है मास, एक होती है डेंसिटी और एक होता है वॉल्यूम, और तीनों में ही ना आपस में एक रिलेशन होता है। ठीक है ना।
तो ये रहा वो रिलेशन, डेंसिटी इक्वल्स टू mass per unit volume. We know that the unit of mass is in kg or gram. We know that the unit of volume is मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब. तो अब अगर मैं इन दोनों बातों को ध्यान रखूं तो मुझे डेंसिटी की यूनिट आराम से पता लग जाएगी, विच इज डेंसिटी की यूनिट मुझे आराम से पता लग जाएगी, विच कैन बी केजी पर मीटर क्यूब और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. बताइए बच्चों, ये वाला पार्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है कि नहीं है? तो डेंसिटी निकालने का तो फॉर्मूला हो गया बच्चों ये, लेकिन डेंसिटी निकालने के लिए आपको दो चीजें चाहिए होंगी, एक आपको मास चाहिए होगा, एक आपको वॉल्यूम चाहिए होगा. लेकिन हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, क्वेश्चन में तो मास पूछा ही जा रहा है, ठीक है ना? क्वेश्चन में तो मास पूछा ही जा रहा है, ठीक है ना? क्वेश्चन में मास दिया थोड़ी है, क्वेश्चन में तो मास पूछा जा रहा है. तो क्वेश्चन में अगर मास पूछा जा रहा है यानी कि आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, आपको डेंसिटी मालूम होना चाहिए और आपको वॉल्यूम मालूम होना चाहिए. डेंसिटी और मालूम पड़ गया, वॉल्यूम मालूम पड़ गया तो काम हो जाएगा हमारा, ठीक है ना? तो करें कैसे? तो डेंसिटी अगर आप ध्यान से देखो तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो इसके बगल की यूनिट अगर आप पहचान पाओ तो दिया हुआ है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज द यूनिट ऑफ डेंसिटी. लेकिन अगर आप यूनिट से भी नहीं पहचान पाए तो कम से कम पढ़ के तो पहचान ही लोगे, वहाँ पर डेंसिटी लिखा भी हुआ है. तो यानी कि आपका इतना काम तो आसान हो गया कि क्वेश्चन में डेंसिटी दिया हुआ है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. अब आपको मेहनत किसके लिए करनी है? वॉल्यूम के लिए. वॉल्यूम निकालना तो मान लो कौन सी बड़ी बात है, स्फीयर ही तो है. स्फीयर की वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब. तो 4/3 22/7, रेडियस कितनी है? 4.2. तो 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, जो भी वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई करना है, एक शॉर्ट वैल्यू बनेगी और वो आएगा हमारे सेंटीमीटर क्यूब में. यानी कि अब आपके पास वॉल्यूम भी आ गया, आपके पास डेंसिटी भी आ गई, तो अब आपको मास निकालना रह गया. तो अब आप मास कैसे निकालोगे? डेंसिटी की जगह पर डेंसिटी की वैल्यू पुट करके, वॉल्यूम की जगह पर वॉल्यूम की वैल्यू पुट करके, और बस अब आपको क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करना है. अब इसमें भी एक चीज और बता देता हूँ. तो जो डेंसिटी है वो है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? वो होता है सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है कि नहीं है? या गलत बोल दिया मैंने? अरे यार, फॉर्मूला गलत लगा दिया मैंने. यार देखो, अगर डेंसिटी मास निकालना तो वॉल्यूम और डेंसिटी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो मास इक्वल्स टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम. तो डेंसिटी कितनी है हमारी? डेंसिटी है हमारी 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एंड वॉल्यूम इज पता नहीं क्या, एनी वैल्यू बट विथ सेंटीमीटर क्यूब. तो पहले तो सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कटेगा और क्या बचेगा? 8.9 इंटू में जो भी ये वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई कर देना, तो तुम्हारा आंसर जो आएगा वो ग्राम में आएगा. तो ग्राम में जो भी कुछ आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा? मास. तो बच्चों, ये हैं हमारे सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, जो कि पेपरों में दिख चुके हैं, आ चुके हैं, और ये सारे के सारे रिलेटेड है हमारे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से. और आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा स्फीयर एंड हेमिस्फीयर के बारे में, ठीक है ना? तो अब आप एक काम करिए, सिंपली अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गई है अच्छे से तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं आई है तो रिवाइंड करके देखना. किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आपको समझ में नहीं आया तो वो टाइम स्टैम्प आप कमेंट में मेंशन करके बता सकते हो कि यार सर एग्जैक्टली इस पॉइंट पे मुझे समझ में नहीं आया कि यार ये क्यों किया गया, ऐसे ही क्यों किया गया. हम पूरी कोशिश करेंगे कि यार आपके कमेंट का रिप्लाई करने के लिए, लेकिन शर्त इस बात की है कि यार आप थोड़ी मेहनत करिए, कॉपी उठाइए, थोड़ा हिलिए अपने बेड से, ठीक है कि नहीं है? क्या कहते हैं, अपने डेस्क तक जाइए, कॉपी निकालिए, पेन निकालिए और करना शुरू करिए, क्योंकि मैंने बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है कि नहीं है? आपको कम से कम अच्छे खासे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जानी पड़ेगी ताकि आपके पेपर में अच्छे नंबर आए, ठीक है कि नहीं है? और उससे बड़ी बात है कि यार आपको चीज़ें समझ में भी आनी चाहिए, ठीक है कि नहीं? तो आज की क्लास के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में एक अगले टॉपिक के साथ. चलिए, जब तक के लिए
ऑल द वेरी बेस्ट।